नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग दूसरा पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को अपने पिछले वीडियो में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम उदारवादी राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इससे पूर्व भारत में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना की सार्वजनिक सभा आदि संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था, लेकिन ये संस्थाएं जो थी वो राष्ट्रीय संस्थाएं नहीं थीं। कांग्रेस पहली संस्था थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। और अगर हम कहें कि समय के साथ कांग्रेस ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के लिए एक इतिहास बनाया, तो इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1885 से लेकर 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने भिन्न भिन्न रूपों में कार्य किया, जिसके आधार पर कांग्रेस के इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वो 3 काल कौन से हैं? पहला है उदार राष्ट्रीयता का काल, जिसे नरम युग भी कहते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस में नरम राष्ट्रीयता वाले लोगों की प्रधानता रही। इस युग में अगर हम कहें कि कांग्रेस क्रांतिकारी संस्था नहीं थी, तो यह सही था। ये उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश सम्राट के प्रति सहयोग और विश्वास की नीति पर बल देते थे, और इन्होंने याचना स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से भारत की जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया। दूसरा जो काल रहा वो है उग्र राष्ट्रीयता का काल। जब प्रथम काल में उदार राष्ट्रीयता की नीतियों में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के विचारधारा के परिणाम स्वरूप वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, तो कांग्रेस का ही एक जो वर्ग था, विशेषकर नवयुवक वर्ग, उसे इस उदार नीति में विश्वास नहीं रहा, और 1906 में कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो इन्हीं उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस की याचना पद्धति को अस्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव डालने की नीति का आरंभ किया। तो यह काल जो था वो 1906 से लेकर और 1919 तक माना जाता है। आप लोगों ने लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल उग्र राष्ट्रीयता के ये जनक कहे जाते हैं। अगला और अंतिम काल है गांधीवादी युग। यह समय माना जाता है 1920 से लेकर और 1947 तक। इस जो कालावधि थी, इसमें महात्मा गांधी न सिर्फ कांग्रेस के में बल्कि राष्ट्र में होने वाली जितनी भी गतिविधियां रहीं उनके केंद्र बने, और यही कारण है कि इस काल को राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी काल कहा जाता है। कांग्रेस ने पहले ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और अहिंसात्मक संघर्ष की नीति को अपनाया, और गांधी के नेतृत्व में 3 प्रमुख आंदोलन जो थे वो हुए। असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 से लेकर और 1947 तक भारत की राजनीति में या कांग्रेस में अगर हम कहें कि गांधी के विचारों की प्रधानता रही तो यह उपयुक्त कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा 1885 से लेकर और 1947 तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा उसे 3 भागों में उदार, उग्र और गांधीवादी युग के रूप में विभक्त किया गया। अब इस क्रम में हम आगे उदार राष्ट्रवादियों का जो काल था 1885 से लेकर 1905 तक, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अभी पूर्व की स्लाइड में पढ़ा, उदार राष्ट्रीयता का काल जो है वो 1885 से 1905 तक माना जाता है और इस काल में जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों ने सुधार की नीति में विश्वास किया। इनका दृष्टिकोण जो था वो यही था कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत के लिए उचित है। ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति का काल भी कहा जा सकता है। अगर हम कहें कि कांग्रेस का संचालन करने वाले ये उदार राष्ट्रवादी उच्च कोटि के देशभक्त थे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन के भी ये लोग प्रशंसक थे। ब्रिटिश राज के द्वारा जो उपकार किए गए उनके प्रति इनके हृदय में कृतज्ञता निश्चित रूप से थी और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ये राजभक्ति भी रखते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उदार जो राष्ट्रवादी थे उनका ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास या भक्ति बहुत ज़्यादा थी। दूसरा है ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी जो थे उनका ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था और इस विश्वास ने ही अगर राजभक्ति की भावना को जन्म दिया तो यह सही कहा जा सकता है। उदार राष्ट्रवादियों को लगता था कि अंग्रेज जाति जो है वो न्यायप्रिय है और उनके द्वारा भारतीयों के लिए कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया जाएगा। तीसरा है क्रमिक सुधार में विश्वास। उदारवादी जो थे वो एकदम से सुधार के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वो चाहते थे कि जो भी विकास हो वो क्रमबद्ध तरीके से हो, क्योंकि एकदम से हम प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। तो क्रमिक सुधारों के माध्यम से विधायी जो परिषदें सेवाएं, स्थानीय जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनमें जो सुधार होगा उसके बाद आगे चलकर प्रतिनिध्यात्मक व्यवस्थाओं में और सुधार अपेक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से क्रमिक सुधार में विश्वास करते थे। अगला है इनका लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन। उदारवादी जो नेता थे वो सुधार में विश्वास करते थे, लेकिन ये जो वैधानिक सुधार थे उनका अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वे स्वशासन की स्थापना भी करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन बना रहे, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वायत्तताएं जो हैं वो भारतीयों को दे दी जाएं। अगला और अंतिम जो विशेषता हम कह सकते हैं या उनकी कार्य पद्धति कह सकते हैं वो है संवैधानिक साधनों में विश्वास।
उदारवादी जो नेता थे वो हिंसा संघर्ष का समर्थन नहीं करते थे और संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। संवैधानिक सुधार के क्रम में वे प्रार्थना पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों, स्मृति पत्रों का मार्ग अपनाने पर बल देते थे। हालांकि इस मार्ग की आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना भी की, लेकिन उदारवादी जो थे वो क्रांतिपूर्ण निवेदन तरीके से करने में विश्वास करते थे। उदारवादी जो नेतृत्व था वो 1885 से लेकर 1905 तक एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले के हाथों में रहा। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही अगर हम कहें कि इन उदार राष्ट्रवादियों का नेतृत्व रहा तो उपयुक्त कहा जा सकता है। इसमें भी गोपाल कृष्ण गोखले ने उदार राष्ट्रवाद का विशेष रूप से नेतृत्व किया। उदारवादियों का मूल्यांकन कतिपय रूपों में किया जा सकता है, क्योंकि 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का नेतृत्व जो था वो इन लोगों के हाथों में रहा और इनकी कई आधारों पर आलोचना भी की गई। आलोचकों ने इनके उठाए कदमों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का भी नाम दिया। तो विभिन्न भले ही आलोचनाएं उदार राष्ट्रवादियों की जाएं, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि उदार राष्ट्रवादी जो थे वो देशभक्ति और ब्रिटिश राजभक्ति के मध्य अपूर्व समन्वय करने के सूत्रधार कहे जा सकते हैं और इनके कार्यों की विभिन्न आधारों पर हम यहाँ पर मूल्यांकन भी कर सकते हैं। मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। उदारवादियों के कार्य जो थे वो भले ही तात्कालिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं हुए, लेकिन उनका दूरगामी परिणाम जो था वो महत्वपूर्ण रहा। अगर हम कहें कि भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदारवादी थे तो यह बिल्कुल सही कहा जा सकता है। इन्होंने ही भारतीयों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय भावनाओं से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। इसके लिए इन्होंने प्रयास भी किए और भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का जागरण करने में भी सहायक सिद्ध हुए। दूसरा है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षण। यह भी एक महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है कि भारतीय जनता को इन्होंने राजनीतिक शिक्षा प्रदान की, भारतीयों के मन में प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक संगठन प्रदान किया और प्रबल जनमत का निर्माण किया। भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, सामाजिक आर्थिक सुधार और स्वशासन की मांग के लिए भी इन्होंने प्रेरित किया। तो भारतीयों को राजनीतिक शिक्षण प्रदान करने का कार्य भी उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। उदारवादियों ने भले ही गंभीरता पूर्वक स्वतंत्रता की मांग के लिए कोई आंदोलन ना किया हो, लेकिन इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी जिसके आधार पर भविष्य में स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलन किए जा सके। प्रारंभिक जो कांग्रेस के नेतृत्व था उनका उपहास भी किया गया, लेकिन इन्होंने एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर आगे चलकर उग्र राष्ट्रवादियों ने और गांधी जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट करना। कांग्रेस के द्वारा जो अपने स्थापना का समय था
उस समय से ही ब्रिटिश शासन के दोषों को बताना प्रारंभ कर दिया था। नौकरशाही की बुराइयां बताई और उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विदेशी शासन जो है उसमें कई दोष हैं। उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए एक शक्तिशाली शस्त्र भी प्रदान किया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। उदारवादी जो राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता रही वो थी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। हालांकि यह अधिनियम जो था वो भारतीयों को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन देश के वैधानिक विकास में इस अधिनियम ने एक प्रगतिशील चरण का आरंभ किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदार राष्ट्रवादी आंदोलन जो था वो उसमें भले ही कुछ कमियां रहीं, उनके द्वारा जो विनय पूर्वक आचरण किया गया, ब्रिटिश शासन और न्यायप्रियता में विश्वास किया गया, जिसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की भी संज्ञा दी गई, लेकिन इसके बावजूद हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जागृति की दिशा में उदार राष्ट्रवादी जो आंदोलन रहा वो एक महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।